जो मुजरिम हाजिर है आपके साथ। बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम झाला जी से बात करेंगे प्रेम का आनंद की और राम जी की, रामभद्रा जी की। तो उन पे ही शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आजकल जो छोटी छोटी बातों को तूल हो जाती है और हास्य को भी सहजता से नहीं लेते लोग, ईगो पे ले लेते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे कि दूरी रखते हैं लोग। दूरी रखना अहम नहीं है, दूरी बेशक अच्छी है, दूरी मिट जाती है पल में यदि भावना सच्ची है। तो वो सच्ची भावना क्या होती है वो बताइए। एक्चुअली ये पराभव का दौर है, ये कलयुग है, ठीक है ना। अब ये एक दोनों धर्माचार्य हैं, एक भक्त है एक धर्माचार्य है। ये बाबा तुलसी की बात मुझे याद आती है कि सुत वित लोक ऐषणा तीनी कई कर मति इन कृत न मलिनी। अच्छा, ऐषणाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुत की, वित्त की और लोकेषणा। एक होती है रिलेशना। ये रील बनाने की जो ऐषणा है इससे बाबा जी भी अछूते नहीं रहे। क्या बात है, ठीक है ना। अब वो जैसे मैं कहूँ उनको 1.5 लाख पृष्ठ याद है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1,50,163 पृष्ठ याद है। तो मान रहे हो या मैं सुनाऊंगा अभी तुम्हें? नहीं मान रहे हो ना? जब इस तरह का ऑफर मिलेगा तो आदमी मान रहे हो। तो मेरा कहना केवल ये है कि इनको एक मर्यादा में रहना चाहिए। एक भक्त है और एक धर्मपीठ पर आसीन है, दोनों को। और इसका पॉजिटिव वे ये है प्रवीण कि जैसे उन्होंने कहा, हमें एक सकारात्मक रूप से हम सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि इनको संस्कृत नहीं आती, अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरे दिन से संस्कृत बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरे दिन से ही संस्कृत बोलना शुरू, और अब तक लगातार संस्कृत बोल रहे हैं, लगातार संस्कृत। तो ये एक तरीके से संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ। क्या बात है। इसमें भी भाषा की समृद्धि हमें देखनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि प्रेमानंद जी के आसपास में बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती है। अगर उस भीड़ को प्रेमानंद जी कम करना चाहते हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा दे, यहाँ केवल संस्कृत में ही वार्तालाप किया जाता है। तो भाषा का प्रचार जी, कुल मिलाकर ये एक हास्य परिहास की बात है, लेकिन इन चीजों को बहुत गरिमा से, बहुत सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए। और ये लोग तो धर्माचारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको किसी के दूसरे की लकीर नहीं काटनी चाहिए। जो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बिल्कुल ना। बिल्कुल। और यही मैं कहना चाहूंगा रामभद्राचार्य जी के उसमें मैंने यही एक पॉजिटिव पॉइंट कि प्रेमानंद जी नियमित संस्कृत बोल रहे हैं और इससे संस्कृत भाषा का विकास हो रहा है, अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। ये सुबह मुझे मेरी धर्मपत्नी ने बताया। नहीं, शुक्र है उन्होंने संस्कृत ही बोला। उन्होंने कहता कि इनको तो 22 भाषाएं नहीं आती। तो वो किसी दिन तेलुगु में बोलते हैं। ये अच्छी बात है। भाषा क्या है? माँ सरस्वती की वीणा का तार है भाषा, बिल्कुल, ठीक है ना। और मैं तो कहता भी हूँ संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इसको बहुत शालीनता के साथ कहा जा सकता है, पर इसमें दंभ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। भाषा, मूल भाषा संस्कृत भाषा है। उसमें मैंने कहा ना, एक सितार में कुछ अनदेखे तार होते हैं, कुछ मुख्य तार होते हैं, कुछ सहायक तार होते हैं, उनको सिंपैथेटिक स्ट्रिंग बोला जाता है। और वो मुख्य तार जब बहुत प्रबलता से बजाए जाते हैं तो वो रेजोनेंस करने लगते हैं। तो संस्कृत वही है, मुख्य तार संस्कृत है भाषा का। तो मैं इसको इस रूप में लेता हूँ। हाँ, तो तार तो छेड़े जाए, उतार पे नहीं आना चाहिए। उतार पे नहीं आना चाहिए तो दिक्कत आ जाए। सही बात है। तो बिल्कुल। तो और देखिए आज शिक्षक दिवस भी है और ये अनेक मामले में मेरा शिक्षक है, ठीक है ना। और मैं तो मुझे मेरे ही गुरु की 2 पंक्तियां, गोपीनाथ जी चर्चित हैं, बहुत बड़े लेखक कवि हैं, उनकी याद आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद की गुरु से दिया बचाए। ये कई गुरु ऐसे होते हैं जो गुरु जो हो ना पाए शुरू। तो तुम्हें एक रोचक उदाहरण मुझे याद आ गया। देखिए बड़े लोग बड़े तरीके से संवाद करते हैं, है ना। जो दृष्टि होती है, अपना देखने का तरीका होता है।
तुम्हें याद होगा कि एक बार अटल जी में और पीवी नरसिम्हा राव में दोनों में पार्लियामेंट में संवाद हो रहा था। अच्छा। तो अटल जी ने ये कहा था, नरसिम्हा राव जी ने कहा था, अटल जी के लिए कहा था कि अटल जी आप तो गुरु हैं। तो बोले मैं तो गुरु हूँ लेकिन आप तो गुरु घंटाल। आपका व्यक्तित्व तो विशाल है, आप गुरु घंटाल है। वो बड़ी रोचक वार्ता थी। तो ये मेरा गुरु घंटाल और बताओ, और में जो प्राण लियो तो कम जानियो, वो था गुरु ऐसा जानियो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात और है। ये उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो। नीच से आशय है सोच की दृष्टि से, ठीक है ना। और उसके पास भी जिसको आप बुरा मानते हैं, जिसको आप अच्छा नहीं मानते हैं, वो भी कम पढ़ा लिखा मानते हैं। और कुछ किसी भी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उसके पास भी जैसे पर्यो अपावन ठौर पे कंचन तजे न खोए, ठीक है। अगर कीचड़ में सोना पड़ा हो तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? तो लेना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिविटी, बच्चा भी कोई अच्छी चीज दे रहा है तो ऑब्जर्वेशन, कवि का यही साक्षी भाव होता है। यही एक ऑब्जेक्टिविटी से चीजों को एडमिसिबल होनी चाहिए, उसके लिए ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। तो क्या बात है, सामर्थ्य की बात चल रही है तो हम ट्रम्प की बात भी कर रहे हैं। ट्रम्प उसका सामर्थ्य बढ़ता ही जा रहा है, टैरिफ भी 50% से ज्यादा हो गया उसका। क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रम्प देखो एक राष्ट्रपति है, मैं उनके बारे में बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति किसी भी देश का हो वो सम्मानित ही होता है, भले ही वो ट्रम्प हो। बिल्कुल ठीक है ना, कोई वो सम्मानित ही होता है। ट्रम्प क्या है, वो देश को ट्रेडिंग कंपनी की तरह चला रहे हैं। अगर मैं ट्रम्प को परिभाषित करना चाहूं तो ट्रेड इनटू टैरिफ बराबर टेररिज्म। ट्रेड इनटू टैरिफ बराबर टेररिज्म। व्यापार में, वैश्विक व्यापार में एक नए किस्म के आतंकवाद को प्रवर्तित करने वाले महापुरुष का नाम ट्रम्प है। क्या बात है, ठीक है। और उनको दुनिया के, मैं उनको जो मेरी दृष्टि है वो दुनिया के सबसे बड़े विदूषक के रूप में देखती है, क्लाउन के रूप में देखती है। क्या बात। उनका हाव भाव, उनकी जेस्चर्स, उनकी भाव भंगिमाएं, उनकी मुद्राएं, वो किसी हास्यकार से कम नहीं है। WWF के वो थे वो प्लेयर, वो वही दांव पेच वैसे चलाते थे। उन्होंने अपने, अब तो ये आ गया, अभी पूर्व एनएसए बोले हैं कि अपने निजी हित के लिए उन्होंने देश के हितों को कुर्बान कर दिया। क्या? यहां मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहूंगा। राजा चाहे हमारे देश के हों, चाहे वहां के कहीं का भी राजा हो, जो बड़े पद पर है और परिवार में है, प्रवीण शास्त्र एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। राजा की तुलना, परिवार के मुखिया की तुलना शास्त्रों ने किससे की? गर्भवती स्त्री से। अच्छा। जिस तरह गर्भवती स्त्री होती है, ठीक वैसे ही राजा को, परिवार के मुखिया को होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कैसे? मैं बताना चाहूंगा। जैसे गर्भवती स्त्री, गर्भ के दौरान उससे बहुत कुछ खाने का मन होता है। बिल्कुल। ठीक है, ऊट-पटांग, उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। और कभी मिठाई खाने का मन करता है, कभी खटाई खाने का मन करता है, वो बहुत सी चीजों का, ऐसा खाने का उनका मन करता है। वो खाती भी है, लेकिन माफ करना, उसकी प्रकृति है कि वो चीज वो नहीं खाती अथवा उसे नहीं खानी चाहिए जो उसके गर्भस्थ शिशु को नुकसान दे। क्या बात है। यही राजा का कर्तव्य है, यही परिवार के मुखिया का कर्तव्य है। बिल्कुल। कि उसको कभी भी वो चीज नहीं करनी चाहिए, उसको वो आचरण नहीं करना चाहिए जो उसकी जनता को, उसके देश को, उसके समाज को, उसकी परिस्थितियों को प्रभावित करना। क्या बात है। तो दोस्तों, आप ट्रम्प साहब को जब देखेंगे तो लगेगा भी वो गर्भवती स्त्री है। नहीं, और ट्रम्प का मतलब वो है जो टैरिफ में जंप करवा। ट्रम्प
साहब। गुड तो ये ट्रम्प साहब को भी देखना चाहिए कि भाई, और उनकी वो जो कई चीज खाने की प्रवृत्ति है ना, वो चाहते हैं कि कोई देश खा जाए, कोई अपार संभावना है, अपार संभावना, कोई आइलैंड खा जाए। उनके उधर की जो पूर्ति है वो करना संभव नहीं है। और आप देखिए, बारूद पर बैठकर बुद्ध बनने वाले लोग हैं। क्या बात है। बारूद पर बैठकर बुद्ध होने की घोषणा करने वाले लोग हैं, दर्द देकर दवा बेचने वाले लोग। क्या बात है। कितने महान लोग हैं। तो इमली की जगह इजराइल को खा सकते हैं, यूक्रेन खा सकता है, कुछ भी तो बहुत बढ़िया, शानदार। तो इतनी बढ़िया बातों के बीच हम चाहते हैं कि आज हमारे शरद जोशी साहब की पुण्यतिथि है ना। हाँ बिल्कुल, शरद जी की पुण्यतिथि। तो आज वो जितने बड़े व्यंगकार थे और उनसे अपन सभी प्रभावित है, आप तो बिल्कुल ही हैं, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ बताएं वैसा। मैं सर्वप्रथम शरद जी को कोटिशः नमन करता हूँ। मैं इस अवसर पर मैं उनको पढ़कर बड़ा हूँ। अगर शरद जी नहीं होते तो आज शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, शरद जी जैसी विलक्षण प्रतिभा वो बहुत कम पैदा होती है। बिल्कुल। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में, उज्जैन में वो पैदा हुए, मालवा के परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। लेकिन उस व्यक्ति के सोच का कैनवास, उसका फलक, उसका आसमान इतना बड़ा था, बुलंद, बिल्कुल, कि वो किसी संत, ऋषि, शास्त्रीय, वैदिक मनीषी से कम नहीं। मैंने एक अपने आलेख में श्री कृष्ण से उनकी तुलना की। तो बिल्कुल श्री कृष्ण से उनके लेखन में क्या है, वो अटैच्ड नहीं है प्रवीण। वो लेखन में उनके एक साक्षी भाव है, जिसे मैं कहता हूं जी, एक ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, एक तटस्थता है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक शून्य का धरातल। वो किसी के प्रति बायस्ड नहीं है। वो सच को सच, वो सच को सच कहते हैं। हाँ। एक न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष होकर वो अपने निर्णय सुनाते हैं। और मैंने जैसे कहा, जैसे श्री कृष्ण है, वो डिटैच्ड है, वो अटैच्ड होते हुए, तमाम परिस्थितियों में होते हुए वो डिटैच्ड है। वैसे शरद जोशी हैं, संपूर्ण आसक्तियों में रहकर वो अनासक्त हैं। उनका जो लेखन है संपूर्ण स्पृहाओं में रहकर निष्प्रेय है, युद्ध में बुद्ध हैं, कथन में शुद्ध हैं और तर्क संगत है। क्या बात। शरद जी को अगर मैं परिभाषित करना चाहूंगा कि आप देखिए कितना पढ़ा उन्होंने। आजकल हम लोग पढ़ लिख तो रहे नहीं, हम तो रील देखकर अपना या रील बना रहे हैं या देख रहे हैं या बाबाजियों को सुन रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा शरद जी का अगर मैं अध्ययन आपको बताऊं तो डी बाल्जाक, ठीक है ना, उनका अध्ययन देखिए। ओ हेनरी, टॉलस्टॉय, समरसेट, रविंद्र, शरद चंद्र, कितना विराट अध्ययन उन्होंने किया, आप ये देखिए। बिल्कुल, ठीक है ना। चाहे मार्क ट्वेन को उन्होंने पढ़ा हो, चाहे अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा, जबरदस्त उनका अध्ययन था। और उस अध्ययन की छाप उनके लेखन में कहीं नजर नहीं आती, अपना एक विजन देते नहीं आती, अपना एक उनका विजन है। और जो मैं उनमें एक विशेष बात है, वो किसी भी व्यंग्यकार में आपको मिलेगी नहीं। मैं परसाई जी के भी मैं कान पकड़कर ये बात कहता हूं कि दो बड़े अमोघ अस्त्र थे उनके पास में, ठीक है, बहुत अमोघ अस्त्र थे। एक उनको नाट्यशास्त्र का बहुत गहरा ज्ञान था, बिल्कुल, ठीक है, और एक किस्सा गोई उनकी बहुत कमाल की थी। शरद जी को मैं अगर विश्लेषित करूं, मैं एनालिसिस करूं उनकी किस्सा गोई, बिल्कुल, नाट्यशास्त्र का प्रभाव उन पर था, इसलिए शरद जी ने नई नई शैलियों का प्रयोग किया। कथा, सूत्र, निबंध, पत्र लेखन, संस्मरण, डायरी, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें शरद जी ने नहीं लिखा हो, ठीक है। और एक था गधा उर्फ अलादाद खां, क्या शानदार नाटक लिखा, कितना क्रांतिकारी, अंधों का हाथी। उसके अलावा फिल्मों में उन्होंने जो लिखा वो कमाल का लिखा, ठीक है। टेली सीरियल ये जो है जिंदगी, तुम्हें याद होगा, तुमने देखा कि नहीं, ये इन बच्चों ने तो देखा नहीं, जो है ठीक है ना, गोधुली, ठीक है, उत्सव, विक्रम और बेताल, ऐसे शानदार सीरियल उन्होंने लिखे। ये नाट्यशास्त्र का प्रभाव था।
बिल्कुल। वो उनके हाथ से लेखन पर भी आता है, हम्म, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूं कि शरद जी ने बहुत निष्पक्ष लिखा। उन जैसा लिखने वाला साधु मैंने नहीं देखा। वो किसी पार्टी से प्रभावित नहीं थे। उनको खूब अपमानित किया गया, खूब उनको प्रताड़ित किया गया उनके साथियों के द्वारा। भारत भवन की स्थिति वो किसको पता नहीं है, उन्हें जाना पड़ा। बाद में वो बाद में शरद जोशी हुए, तब लोगों ने माना, सरकार ने उन्हें माना। लेकिन सरकारों के खिलाफ बोलने में वो स्थायी विपक्ष थे सरकारों का। क्या बात है। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, न प्रधानमंत्री को छोड़ा, न राजीव गांधी को छोड़ा, न विश्वनाथ प्रताप सिंह को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। तो मैं ये मानता हूं कि शरद जी जैसा व्यंग्य का, और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने एक शोध आलेख में लिखी, व्यंग्य विधा को का वही दर्जा था जो शहर में एक झोंपड़पट्टी का होता है। व्यंग को ऐसे ही लोग मानते थे, जैसे कॉमेडी अपन कॉमेडी हाँ कर ली, झोंपड़पट्टी। लेकिन शरद जी ने उसे व्हाइट हाउस का दर्जा दिलाया। क्या बात। महाशक्ति बनाने वाले आदरणीय शरद जोशी। तो शरद जी तो एक मतलब रियल मर्द थे। और मैं कहता हूं, उनके बारे में कहता हूं, ही वॉज द फर्स्ट शोमैन ऑफ सटायर। लेखन का पहला शोमैन, हास्य का पहला शोमैन शरद जोशी। क्या बात है। तो इतनी शानदार उनकी उपलब्धियां थी, उनका व्यक्तित्व था। उनकी कोई ऐसी बात जो हमेशा अपन कोट करते हैं लोग, या जैसे वो किन का है मुझे नहीं पता, कि सरकार इतने ठोस कदम उठा रही है जो इतने ठोस है, वो मैं उठ ही नहीं पा रहा। नहीं, वो मंचों में प्राय उठ किया। इसके अलावा हमारे मंच वाले लोग भी नहीं